ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 71। देखो तुमने क्या किया, वो अपनी रवानी में बोली। मैं तुम्हारे पेट दर्द के लिए परेशान थी और तुमने इतनी बड़ी चोट लगवा ली। और चलो, अगर चोट लग गई थी फिर वहीं तो रहते, वहां से भाग खड़े हुए। तुम्हारी यही बातें परेशान कर देती हैं। मेरा दिल तो रोने को चाह रहा था। लगता था कि बस अब गुम हो गए तुम तो। वो तो शुक्र है खज्जल खराब होती यहाँ पहुंची तो थोड़ी रोशनी नजर आ गई। वो बोलती चली जा रही थी। ये जंगल, ये बारिश, ये तारीख खो जिसमें आग की तिलस्माती रोशनी थी, किसी दास्तान का मंजर लगता था। दिल में वहमा पैदा होता था कि ये लड़की वाकई वजूद रखती है या फिर कोई बसरा धोखा है, आसेब है। मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन ठोस हक़ाइक़ पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। हर चीज़ को साइंसी बुनियादों पर परखने वाला और माफूकल फितरत तस्वुरात से दूर रहने वाला। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये गोश्त पोश की लड़की है और मैं जो कुछ देख रहा हूँ जागती आंखों से और पूरे होशो हवास में देख रहा हूँ। अगर कोई उलझन थी तो वो यही थी कि मैं कितनी देर बाद होश में आया हूँ और ये कौन सी जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ। लड़की ने पत्तों को पीस कर बिल्कुल बारीक कर दिया, फिर उसे एक प्याले में डाला। प्लास्टिक की बोतल से इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और मेरी तरफ बढ़ाया ताकि मैं चंद घूंट पी लूँ। इसमें से अजीब सी नबाताती बू उठ रही थी। मैंने पीने से मना कर दिया। न जाने ये मखबूतुल हवास लड़की क्या फैला रही थी। उसने मेरे इनकार का हतमी अंदाज देखा और गहरी सांस लेकर प्याला एक तरफ रख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठहर कर पी लेना, वो फिर बोली। फिर जरा तवक्कुफ से कहने लगी, मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। मैंने एक बार फिर इनकार किया। वो उलझी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। तब उसने आगे बढ़कर मेरे सर की चोट का मुआयना किया और कदरे मुतमिन अंदाज में सर हिलाया। मैं तो तुम्हारी ये चोट देखकर डर गई थी, उसने कहा और अचानक मेरे गाल का बोसा लेकर पीछे हट गई। मैं उसकी इस हरकत पर सटपटा कर रह गया। वो आग के पास एक चटाई बिछाकर नीम दराज हो गई। अंदाज वही था जो तनाई में एक मियाँ बीवी का अपने शौहर के साथ या फिर महबूबा का अपने चाहने वाले के सामने होता है। बादल मुसलसल पानी बरसा रहे थे। गाहे बगाहे गरज चमक भी होती थी। यह अजीब सा रोमान अंगेज अफसानवी माहौल था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद दिल में खुद बद महसूस करता, लेकिन मेरे लिए तो इससे 100 गुना ज्यादा रोमानियत भी बेमानी थी। मेरे सीने का दुख का जो दरिया बह रहा था, उसकी अजियत नाकाबिले बयां लगता था कि मेरी शरियानें टूट जाएंगी और जिस्म का रेशा रेशा जुदा हो जाएगा। मैंने एक बार फिर उस लड़की से पूछना चाहा कि वो कौन है और कहाँ से आई है, मगर तब मुझे एहसास हुआ कि वो फिर वही जवाब देगी जो पहले दिया था। मैंने गुफ्तगू का अंदाज बदला और टोल लेने वाले अंदाज में पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? वो मेरे बोलने पर खुश हुई और दीवार के सहारे बैठते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि हम सही रास्ते पर आ गए हैं। तुम्हें पता है ना, पिछले बरस गर्मियों में कच्चे के पास बहुत से दरख्तों में आग लगी गई थी। 3 दिन तक पेड़ जलते रहे थे, याद है ना? हाँ, मैंने कहा। यह जगह नल पानी जाने वाले रास्ते की बिल्कुल सीध में है। अभी शाम से पहले मुझे नाले के पार कुछ जले हुए पेड़ नजर आए थे। इसका मतलब है कि अब हमें नाक की सीध में जाना है। कितनी देर में पहुंचेंगे? मैंने पूछा। बारिश रुक गई तो बिल्कुल सवेरे निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 7-8 मील का ज़्यादा सफ़र होगा या इससे कुछ ज़्यादा होगा। वो
इच को ही के मानों में इस्तेमाल करती थी, इच को ही के मानों में इस्तेमाल करती थी। मैंने सर की चोट को सहलाते हुए कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आसपास कोई अस्पताल होता तो अच्छा था। मेरा ख्याल था कि शायद उसके जवाब से इलाके के मोहल्ले वकूफ का अंदाजा हो सके, लेकिन वो मुस्कुराई और खोए खोए लहजे में बोली, हुक्म जी का बस चले तो यहाँ कोई हकीम वैद भी दिखाई ना दे, सब कुछ जंतर मंतर से किया जाए। हाँ, बस एक डॉक्टर हो उसको हमारे हुक्म जी ने अपनी तिजोरी में बंद रखा है, उसको बस इस वक्त निकाला जाए जब हुक्म जी साहब खुद बीमार हुए या उनके खानदान के किसी बंदे को जरूरत पड़े। पता नहीं वो कहाँ की बातें कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बस उसकी ऊट-पटांग गुफ्तगू से इतना पता चला कि वो मेरे साथ यानी अपने शौहर के साथ किसी नल पानी नामी जगह पर जाना चाह रही थी और उसका ख्याल है कि वहाँ पहुंचकर वो और उसका शौहर महफूज हो जाएंगे। हुक्म जी नाम का शख्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो जहाँ से आई थी उस जगह का नाम जरगाह था और वहाँ से भाग कर आई थी। इस गुफ्तगू के दौरान में ही कुछ आहटें हुई, वो एकदम चौकन्ना हो गई। उसके अंदाज में खौफ की बजाय एक अजीब तरह की हरारत और चौकसी थी। आहटें मैंने भी सुनी थी, बिल्कुल यही लगा था जैसे कई अफराद हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद हों। खांसी से मिलती जुलती सदा भी कानों में पड़ी थी। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि लड़की ने अपने झूले में से एक छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी निकाल ली। अपने दस्ते और फल की बनावट के सबब कुल्हाड़ी खूबसूरत नजर आती थी। उसने कुल्हाड़ी मेरी तरफ बढ़ाई और फिर अपनी ऐसी ही एक और कुल्हाड़ी अपने हाथों में सोत ली। उसकी काबी निगाहें खो के बाहर तारीकी में प्रवश थी और सीना फूल पिचक रहा था। उसने दाएं हाथ से प्लास्टिक की बोतल उठाई और उसका पानी अधबुझी आग पर डालकर उसे बिल्कुल बुझा दिया। इस दौरान में उसके कान बाहर की सुनगुन लेते रहे। बाहर अब बारिश की मध्यम सदा के सिवा कोई आवाज नहीं थी। कौन हो सकता है, उसने सरगोशी की। खांसी की आवाज तो आई है, मैंने कहा, पर हम यकीन से तो नहीं कह सकते ना कि वो खांसी एच की आवाज थी। कभी कभी जानवर की आवाज भी तो ऐसी ही होवे। काफी देर गुजरने के बाद भी जब कोई मजीद आहट आवाज सुनाई नहीं दी तो वो हौले से बाहर निकली और खो के दाने के इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। बारिश अब बूंदाबांदी की शक्ल में हो रही थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। उसने सर्दी से बचने के लिए खुश्क लकड़ियों को एक जगह जमा करके आग दोबारा जला दी। वो मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, चोट में दर्द भी हो रहा होगा, तुम यहाँ आग के पास लेटकर आराम कर लो, मैं जागती हूँ, बाद में मैं थोड़ी देर के लिए सो लूंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, लेकिन वो इसरार करती रही। मैं आग के करीब लेट गया। वो खो की दूसरी दीवार से टेक लगाकर बैठ रही। छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी उसके करीब रखी थी। मेरी वाली कुल्हाड़ी वो वापस झूले में डाल चुकी थी। मैं लेट तो गया था लेकिन सो नहीं सकता था। यह मखबूतुल हवास लड़की कुल्हाड़ी बदस्त मेरे सराहने बैठी थी। यह कुछ भी कर सकती थी। फिर मेरे ज़हन में एक और अंदेशा भी सर उठा रहा था। ऐन मुमकिन है कि इस लड़की के पीछे वाकई कुछ खतरनाक लोग हों। वो उसके पीछे यहाँ तक आ सकते थे और नतीजे में मैं भी किसी गैर मुतलका मुसीबत का शिकार हो सकता था। मेरे सर पर पहले ही मसाइब के पहाड़ टूटे हुए थे। अगर मैं ये कहूँ कि जिंदों में था न मुर्दों में तो बेजाना होगा। मैं आके करीब लेटा रहा। मेरे सीने में आंसुओं का आबशार गिरता रहा। खो से बाहर बारिश एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर दी। मैं अजीब मखमसे में था। मुझे ये रात, ये खो, ये लड़की, यहाँ तक कि अपना वजूद, सब कुछ जागती आंखों का ख्वाब लग रहा था। बहुत जोर से बिजली कड़की। करीब वो ज्वार लर्ज कर रह गए। लड़की ने कुछ और लकड़ियां आग में झोंक दी और मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखा। आग की हरारत और मुसलसल खामोशी ने मेरी आंखों में धीरे धीरे गनूदगी भर दी। अपनी बेपनाह कर्ब से लड़ते लड़ते मेरी आंख लग गई।
اندازن میں 1.5 گھنٹے تک سویا رہا۔ آنکھ کھولی تو سینے پر بھاری بوجھ سا محسوس ہوا۔ کھو میں گہری تاریکی تھی۔ آگ کی راکھ میں بس چھوٹی موٹی چنگاریاں چمک رہی تھی۔ میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا تو وہاں لڑکی کا سر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے لائٹر جلایا۔ نیلگوں شعلے کی روشنی میں ارد گرد کا منظر دکھائی دیا۔ وہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم میرے جسم سے چھو رہا تھا۔ اس کے نہایت گھنے بال میری گردن اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی بیدار ہوگی۔ وہ چند سیکنڈ تک خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تب اس نے اپنے سینے پر دوپٹہ درست کیا اور بال سمیٹنے لگی۔ شاید میں بھی سو گئی تھی، وہ ہولے سے بولی۔ اس نے آگ دوبارہ جلائی۔ آگ روشن ہوئی تو وہ بڑے دھیان سے میرے سر کی چوٹ کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سر کی پٹی کو چھوا اور بولی، خدا کا شکر ہے خون رسنا بند ہو گیا۔ کیا پتا کہ ٹانکوں میں ضرورت نہ پڑے۔ کھو سے باہر ابھی تک گہری تاریکی تھی۔ بارش بند ہو چکی تھی، بس کسی وقت بجلی چمک جاتی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ رات کا آخری پہر تھا۔ اچانک وہی آہٹ سنائی دی جو میرے سونے سے پہلے سنائی دی تھی۔ اس مرتبہ یہ آہٹ دانے کے بالکل پاس سے ابھری تھی اور خاصی واضح تھی۔ یہ انسانی قدموں کی آواز لگتی تھی۔